हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय न्याय संहिता 2023 के थर्ड क्लास में हैं। अपने दो क्लासेस में सेक्शन 10 तक कवर कर लिया है। आज हमको सेक्शन 11 से कवर करना है, जो बात कर रहा है हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। हाँ, सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमको पता है कि ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द प्री मेंस इंटरव्यू एज वेल। ठीक है, तो इसको कवर करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं। तो आ जाते हैं इसके इंडेक्स पे। यहाँ से इसको समझना काफ़ी इजी रहेगा। तो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है ये लाया गया है आफ्टर द रिपीलिंग ऑफ आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860 को। तो हम इसकी हिस्ट्री जानते ही हैं कि वो एक कॉलोनियल एरा का लॉ था, जिसको चेंज करके हमारे भारतीय यानी हमारे इंडियन लॉ लाए गए हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। सारे थ्योरीज हमारे पुराने ही हैं। बहुत मिनिमाइज चेंजेस हुए हैं, लाइक पनिशमेंट में चेंजेस किए गए हैं कि पहले जो मतलब जहाँ पे 500 रुपये का फ़ाइन लग रहा था, वहाँ आज 5000 की फ़ाइन देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक हमको पढ़ते पढ़ते आ ही गया है। ठीक है, तो इन सब में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करके आते हैं डायरेक्ट सेक्शंस पे। तो इसमें चैप्टर्स हैं हमारे 20, सेक्शन हमारे टोटल 358 सेक्शन। इन्फोर्समेंट डेट इसका हमको पता है 1 जुलाई ऑफ 2024, और इसका इनैक्टमेंट डेट यानी इसको प्रेसिडेंट से एसेंट कब मिला था, 25 दिसंबर ऑफ 2023 में। ठीक है, तो इसका चैप्टर नंबर 1 बात कर रहा है प्रिलिमिनरी। इसमें सेक्शन 1 2 3 है। 1 शॉर्ट टाइटल, सेकेंड है डेफिनेशन, जो कि 1 से लेके 39 यानी इसमें 39 सब सेक्शंस दिए हुए हैं। उसके अंदर हमारे डेफिनेशंस काफ़ी बताए गए हैं, जो कि हम आईपीसी में सेक्शन जैसे आईपीसी में जनरल एक्सप्लेनेशन के नाम से हम एक चैप्टर पढ़ते थे, जिसमें सेक्शन 1 से लेके 52A तक हमारा दिया हुआ था। तो वही सेम एट इज डेफिनेशन में उठा के रख दिया गया है, बस यहाँ पे सेक्शन क्या कर दिया गया है कि सेक्शन 2। अब 3 में यहाँ जनरल एक्सप्लेनेशन अलग से दे दिया गया है। मतलब वो चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं जिसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें अगर हम देखें तो हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिया है ऑलरेडी। आप उसको जाके हमारे प्लेलिस्ट से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है, हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में हमको पढ़ने को मिलता है कॉमन इंटेंशन। तो भाई कॉमन इंटेंशन तो हमारा 4 लाइन में दिया हुआ है एज पर लॉ, है ना, 4 लाइन में, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एलोबरेट करने के लिए हमको आई थिंक 5-6 पेज कम पड़ जाएंगे, है ना, इतना बड़ा टॉपिक है वो। तो ऐसी चीज़ें जिसको एक्सप्लेनेशन की इम्पोर्टेंस है, उसको उठा के सेक्शन 3 में रख दिया गया है। इसी में हमारा कॉमन इंटेंशन आ जाता है। उसके बाद पार्टली जो एक्ट और ओमिशन वाला था वो आ जाता है। तो इसमें मतलब 6-7 इसमें सब सेक्शन है, उसको भी हमने कवर कर लिया है। ठीक, फिर आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 जो बात कर रहा है पनिशमेंट। सेक्शन 4 यानी पनिशमेंट, तो हमको पहले आईपीसी में हम मतलब 5 पनिशमेंट पढ़ते थे। ठीक है, हमको पता ही है। तो सेक्शन 4 में यानी बीएनएस के सेक्शन 4 में एक पनिशमेंट न्यूली एडेड है, जो कि है हमारा कम्युनिटी ऑफ सर्विस। यानी कम्युनिटी ऑफ सर्विस का मतलब भी मैं बता चुकी हूँ। लाइक ऐसे मतलब जो ऑफेंडर है यानी जो एक्यूज है, वो बहुत ही मान लो बहुत ही पेटी ऑफेंसेस किया है उसने, तो उनको एज अ सज़ा यानी एज अ पनिशमेंट कुछ ऐसा करने को बोला जाता है जो कि पब्लिक वेलफेयर के बिहाफ पे होता है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। बट उसके लिए उनको पैसे नहीं दिए जाते। मतलब आप मेहनत करो, और किसके लिए मेहनत करो, अपने लिए नहीं, पब्लिक के लिए मेहनत करो, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी रेमुनरेशन हो गया, वेजेस हो गया, या कोई भी वेतन, तनख्वाह, पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो ये होता है हमारा कम्युनिटी सर्विस, जो कि आई थिंक एक बहुत ही अच्छा पनिशमेंट है। क्योंकि भाई सबको ही हम अगर जेल में डालने लगे, ठीक है, किसी ने मान लो 2 थप्पड़ चलते चलते मार दिया किसी को, लड़ाई झगड़े हो गए, तो अब इसके लिए अगर हमने सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे दिया किसी को 1 महीने के लिए, तो क्या हुआ, हमारा जेल भरा, है ना। तो जेल को ही खाली करने के लिए, यानी इंसान को फिर से सुधरने के लिए, उसको एक कैसा होता है ना कि जब तक एक तगड़ा वो ना दो तब तक इंसान सुधरता नहीं है। तो अगर वो काम करेगा तो ऐसे में पब्लिक का वेलफेयर भी होगा और उसको सज़ा भी मिल जाएगी।
तो इसी पर्पज़ से हमारा सेक्शन 4 में एक जो ऐड किया गया है वो कम्युनिटी सर्विस, तो इस पर हमने काफ़ी चर्चाएं की हुई हैं। उसके बाद सेक्शन 5 है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस, कौन कर सकता है, हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकता है। 6 में फ्रैक्शन की बात की गई है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको मतलब अगर उसको हम गणना करें, उसको हम फ्रैक्शन करें तो कितना होगा, तो ये 20 ईयर्स होता है। हमने आईपीसी में भी इसको पढ़ा हुआ है। सेक्शन 7 पार्टली रिगोरस सिंपल, ये इसमें बताया जा रहा है। 8 में हमारा 8 से लेके हमारा पूरा यानी देखा जाए तो कहाँ तक 10, ठीक है, 8, 9, 10 फाइन के रिगार्डिंग बात करता है। तो इसमें वही कि अगर कोई फाइन किसी के ऊपर लगाया गया है और अगला इंसान उसको पे नहीं कर रहा है तो उसको एज अ डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, कितना, 1/4, ठीक है, ऑफ द टोटल पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, मतलब जितनी इस ऑफेंस का पनिशमेंट होगा उसका 1/4 उसको पनिशमेंट दिया जाएगा अगर उसने फाइन नहीं पे किया तो। ये हमने सब कुछ आईपीसी में पढ़ा है, तो इसमें ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 9 में वही चीज़ सेवरल ऑफेंस की, मतलब अगर यहाँ पे मान लो कि एक साथ कई सारे ऑफेंसेस किए गए हैं, ठीक है, जो कि एक कहते हैं ना कि एक सीरीज में होता है ना। तो मान लो अब एक इंसान है, वो 4 मर्डर किया, तो उसको किसकी, एक ही मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि एक ही मर्डर के पनिशमेंट में ही उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जानी है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 4 मर्डर किए तो उसको चारों मतलब 4 बार उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो उठा के, तो फिर मतलब वो अगर 4 बार जन्म भी लेगा तो भी 4 बार वो पनिशमेंट ही झेलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें वही बोला गया है कि जो सबसे ज़्यादा हाई का पनिशमेंट होगा, उसने कई ऑफेंसेस किए लेकिन जो सबसे ज़्यादा पनिशमेंट होगा उसको सिर्फ वही पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। फिर सेक्शन 10, ठीक है, डाउटफुल यहाँ बताया गया है कि किसी ने क्या ऑफेंस किया है और ये डाउट हो रहा है कि इसने आखिर किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में उसको जो ऑफेंसेस निकल के आ रहे हैं उसमें से किसी के लिए भी उसको पनिश किया जा सकता है। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ज़्यादा देर ना करके हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है क्या। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक टाइप का आइसोलेशन है किसी भी प्रिजनर का, यानी जो एक्यूज्ड है जिसको प्रिजन में रखा गया है उसको, जो मतलब को प्रिजनर्स हैं, मतलब और भी जो लोग हैं जो कि जेल के अंदर हैं, उनसे एकदम से अलग करके रखना, एकदम आइसोलेट करके रखना कि वो ना किसी से मिल पा रहा है ना किसी से बात कर पा रहा है। लाइक इसको अगर हम एक मीनिंग में समझें कि जेल में इसको बोला क्या जाता है, तो जेल में इसको तन्हाई बोला जाता है ना। मतलब ये पूरा जेल है और जेल का एक छोटा सा कोना है, तो अगर कोई जेल के अंदर कोई किसी भी तरह का ऑफेंस कमिट करने की कोशिश करता है या अटेम्प्ट करता है, तो उसको उठा के उस तन्हाई में डाल दिया जाता है, यानी उस काल कोठरी में डाल दिया जाता है। कितने टाइम के लिए, ये अभी हम आगे लिमिट समझेंगे। तो ये जो आइसोलेशन होता है किसी भी प्रिजनर्स का अलग को प्रिजनर से, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। और ये रिगरस होता है, सिंपल कभी भी नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमको सोसाइटी से अलग किया जा रहा है, एटलीस्ट अगर उस सोसाइटी से भी अलग किया जा रहा है कि जो कि खुद क्रिमिनल्स हैं, तो ये एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही होगा, ठीक है। तो सेक्शन 11 में यही है कि वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड of an offense for which under this संहिता the court has power to sentence him, ठीक है, rigorous imprisonment in solitary confinement by any portion of the imprisonment that which he is sentenced not exceeding 3 months in the whole। तो हम जान रहे हैं क्योंकि भाई ये आइसोलेशन है, किसी भी इंसान को अगर सोसाइटी से अलग कर दिया जाए, ना वो किसी से बात कर पा रहा है ना किसी से कुछ बोल पा रहा है, तो इंसान एक टाइम बाद पागल हो जाता है, क्योंकि भाई वो खुद ही क्रिमिनल बना बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसे में उसको अगर अलग ही बैठा दिया गया तो आप सोच सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो इसमें ये टाइम लिमिट बताया गया है कि अगर कोर्ट किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ऑर्डर देती भी है तो वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन होल का मतलब है कि 1 साल में 3 महीने से ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसको सॉलिटरी में नहीं रखा जाएगा, यानी उसको आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा। तो ये हमारा एक केस है, इसको देख लीजिए। किशोर सिंह
रविंदर देव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1981 का केस है, जिसमें बोला गया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज एन आइसोलेशन ऑफ द प्रिजनर्स फ्रॉम अदर को प्रिजनर्स एंड कंप्लीट सेग्रीगेशन फ्रॉम सोसाइटी, मतलब सोसाइटी से पूरी तरह से इसको बेदखल करना, ठीक है, हटाना। तो ये हो गया हमारा केस लॉ। इसमें भी सेम चीज़ ही लिखी हुई है। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी क्या कहते हैं इसको, ऑफेंस को, किसी भी ऑफेंस की ग्रेविटी और उसके हार्शनेस को देखकर ही किसी पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ऑर्डर दिया जाता है। और ये मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के रख दिया जा रहा है तन्हाई में, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में जब अत्य कर देता है इंसान, तो ही उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, ठीक है। किशोर सिंह रविंदर देव, ये यानी इसका इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको याद रखिएगा। फिर हम आते हैं इसकी लिमिट पे, यानी फॉलोइंग स्केल ABC इंपॉर्टेंट है। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 month। तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इम्प्रिजनमेंट का जो टर्म है, अगर वो 6 month से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मान लो कि कोई पर्सन है जिसको 6 month वो 6 month जेल में है और उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा हार्शनेस है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसफुल है, ठीक है, समझ आइए। तो उसके लिए किसी भी पर्सन को 1 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। बी में क्या बोला गया है कि मान लो यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम किसी का इम्प्रिजनमेंट है, उस कंडीशन में उसको 2 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। और सी में है कि मान लो यहाँ पे किसी का पनिशमेंट है जो कि 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा उसको पनिशमेंट मिली है किसी भी ऑफेंस में, तो ऐसी कंडीशन में उसको 3 month के लिए ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पे इन द होल का मतलब वही है कि मतलब उसकी जितनी भी पनिशमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी की पनिशमेंट है कि चलो ठीक है, उसने कुछ भी ऑफेंस किया, ठीक है, जिसकी पनिशमेंट मान लो हो गया 7 साल, तो 7 साल में उसको 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो एक्सीड 1 year है, यानी 1 साल से ऊपर की सज़ा है। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 12, जो बात करता है लिमिटेशन मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिमिटेशंस के बारे में। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में कम आता है लोगों के, तो इसको भी समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट द कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम विद इंटरवल्स बिटवीन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कन्फाइनमेंट है, यानी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम, यानी 14 days से एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मान लो अगर वो जो इम्प्रिजनमेंट है, जो पनिशमेंट मिली है, उसका ड्यूरेशन 3 महीने से ज़्यादा का है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी मंथ के 7 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। यानी अगर मान लो 1 month में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में सिर्फ 7 दिन ही उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 12। 13 में यहाँ पे इन्हेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि मान लो किसी को कुछ कन्विक्शन मिल चुका है प्रीवियस, मतलब पहले उसको कुछ किसी ऑफेंस में उसको कन्विक्ट किया जा चुका है, उसके बाद फिर से वो वही ऑफेंस करता है, तो उसका पनिशमेंट क्या किया जा सकता है, इन्हेंस किया जा सकता है, यानी उसको बढ़ाया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पे। 3 का मतलब है जनरल एक्सेप्शन। तो ये है हमारा सेक्शन 14 से लेके 44 तक, जो कि हमारा सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 76 से 106 तक हम इसको कवर करते थे, ठीक है। तो ये अब हमारा आ गया चैप्टर नंबर 3, यानी चैप्टर नंबर 3, जो हमारा सेक्शन 14 से 44 तक कवर किया हुआ है। तो ठीक है, पहले इसी को चिट हम पढ़ लेते हैं कि जनरल एक्सेप्शन मे बी ग्राउंड ऑफ 8 acts, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड लॉ,
प्रिविलेज्ड एक्ट एंड जुडिशियल एक्ट, एक्सीडेंटल्स एक्ट, नेसेसिटी हो सकती है किसी की, इनकैपेसिटी हो सकती है, और एक्ट डन विथ कंसेंट और विदाउट कंसेंट। यहाँ पे ट्रिवियलिटी हो सकती है, प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो सबसे जो अच्छा एक्सेप्शन कहा जाता है वो होता है प्राइवेट डिफेंस, हम जानते ही हैं। फिर होता है ब्रॉडली जनरल एक्सेप्शन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। पहला है एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन, नो मेंसेरिया, और दूसरा है यहाँ पे जस्टिफिएबल, यानी जहाँ पे मेंसेरिया तो होगा बट ये जस्टिफिकेशन, यानी यहाँ पे मतलब एक तरफ से लॉ के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। ठीक है, तो वो होता है हमारा जस्टिफिएबल एक्सेप्शन। ओके, तो सेक्शन 14 हम स्टार्ट करते हैं। और हमको पता है कि हम आईपीसी में ऑलरेडी सब कवर कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा डीपली जाने में की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमको काम क्या करना है कि सेक्शंस याद रखने हैं। लाइक हमारा जो सेक्शन 14 है ये हमारा सेक्शन 6 था पहले। ठीक, तो ऐसे ऐसे लिखते रहो, सेक्शन ही इम्पोर्टेंट है और सेक्शन ही ले डूबेगा अगर डूबना होगा तो। ठीक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो सेक्शन याद रखिएगा। तो सेक्शन 14 यहाँ पे बात कर रहा है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो ऑफेंस नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं होगा जो कि किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। कब? जब वो अपने आप को बिलीव करके चल रहा है कि मैं इस एक्ट को करने के लिए बाउंड हूँ या उसको बाय द लॉ बाउंड किया गया है। ठीक, अब इसमें फॉर एग्जांपल ए है, इसका इलस्ट्रेशंस देख लीजिए। यहाँ पे ए है जो कि एक सोल्जर है, वो फायर्स और मॉब, यानी बहुत ही अच्छी खासी भीड़ उसके सामने आ रही है और सुपीरियर ऑफिसर के कमांड पे वो क्या करता है, फायर कर देता है उस मॉब के बीच में, जिसमें 2-4 लोगों की डेथ हो जाती है। तो भाई यहाँ पे उसने अगर गोली चलाई तो क्यों चलाई? क्योंकि उसके सुपीरियर अथॉरिटी ने उसको कमांड किया कि तुम यहाँ पे गोली चलाओ। ठीक, तो भाई वो अपने सुपीरियर अथॉरिटी की बात तो मानेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बाउंड है बाय लॉ। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे उसको एक जनरल एक्सेप्शन, यानी उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 14। 15 बात करता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। तो ये एक जज के लिए इम्यूनिटी का काम करता है। मतलब जज अगर किसी को पनिशमेंट देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एक गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पावर मिली है, यानी उनको ये इम्यूनिटी मिली है कि अगर कोई भी जज जुडिशली वर्क करते हुए किसी को भी सजा देता है या किसी को भी फाइन लगाता है, किसी को भी डांटता फटकारता है, तो ऐसी कंडीशन में वो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 15। सेक्शन 16 बात कर रहा है एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि काम कर रहा है, जो कि किसी एक्ट को कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसको कोर्ट के जजमेंट ने उसको ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छा एग्जांपल जानते हैं जो कि हैंगमैन का है। हैंगमैन मतलब होता है कि जो फांसी लगाते हैं, है ना, किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है और उनको जो फांसी लगाने वाला जो जल्लाद, हाँ आई थिंक उसको जल्लाद ही कहते हैं, जो जल्लाद होता है, तो उसको भी इम्यूनिटी दी गई है। यानी वो भी अगर किसी को फांसी लगा रहा है तो उसको किसी भी ऑफेंस के लिए मतलब उसको मतलब किसी भी ऑफेंस के लिए उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक, वो सेक्शन 16 के अंदर उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी इम्यूनिटी दी गई है। अब चलिए आते हैं सेक्शन 17 पे, जो बात करता है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो यहाँ पे एन एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड, यानी कोई पर्सन है जो कि जस्टिफाइड है उस एक्ट को करने के लिए, या वो बिलीव कर रहा है कि हाँ मुझे ये करने के लिए लॉ ने पूरा जस्टिफिकेशन दिया हुआ है। अगर फिर वो गुड फेथ में आगे कोई भी ऐसा कार्य करता है जो कि अदर पर्सन के इंटरेस्ट में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होता है, यानी वो जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आ जाता है। यहाँ भी वही है सेम। ठीक है, इसका लिस्टेशंस देख लीजिएगा यहाँ पे। फिर आते हैं सेक्शन 18 में। ठीक है, इसको भी पढ़ देते हैं। भाई आप लोगों का कहना रहता है कि आप जो चिट पे लिखते हैं वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है एन एक्सीडेंट इज एन इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट which no man of ordinary prudence could anticipate and provide measures to check it।
यानी यहाँ पे एक्सीडेंट का मतलब ऐसे इंसिडेंट से बताया गया है जो कि एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट में हो रहा है और कोई भी उसको एज अ मैन जो प्रूडेंस एज अ लोकल जो पर्सन होगा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। अब भाई मान लो चलते चलते गाड़ी भिड़ जा रही है, ठीक है, तुम चल रहे हो, आगे से कुत्ता आ जा रहा है, आगे से कुछ भी मतलब भिड़ जा रहा है, जानवर भिड़ जा रहे हैं, तो ऐसे में जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें किसी भी पर्सन का पकड़ नहीं होता है ना, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, वो एक मिसफॉर्चून होता है, एक एक्सीडेंट होता है जो कि अचानक हो जाता है और इसमें इंजरी किसको होती है, अदर पर्सन को होती है। तो जिस पर्सन के द्वारा ये इंजरी हो रही है वो एक्सीडेंट का यहाँ पे क्या कहते हैं डिफेंस ले सकता है कि ये जो हमने कार्य किया इसमें हमारा मेंसरिया नहीं था, अचानक हो गया, मिसफॉर्चून हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्सीडेंट। सेक्शन 18 हमारा इसी से रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कोई अच्छा करने जा रहा था, कांड हो गया, होता ही रहता है, हमारे लिए तो नॉर्मल है, हम सभी जानते हैं कि वो होता है ना, कर्म करने जाओ कांड हो जाता है तो वो है हमारा सेक्शन 18 कि ऐसी कंडीशन में अगर कहीं फंस जाओ तो उसके लिए हम सेक्शन 18 का डिफेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे बस क्या देखना है कि नो क्राइम विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, यानी यहाँ पे मेंसरिया यहाँ पे लैक है, यानी हमारा कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था किसी को भी मारने का। ओके, अब सेक्शन 19 में आ जाओ। 19 में क्या है, अच्छा ये देखो ना, जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग की है, तो ये नंबरिंग आप कर सकते हो अपने बेयर एक्ट पे कि किसी भी, जैसे होता है ना कि हम जब मेंस राइटिंग करते हैं तो हमारा कीवर्ड्स होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे सेक्शन 18 से रिगार्डिंग आया तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सीडेंट है, दूसरा यहाँ पे एक लॉफुल एक्ट होना चाहिए, तीसरा यहाँ पे विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन यानी मेंसरिया नहीं होना चाहिए, नॉलेज नहीं होना चाहिए, इंसान को पहले से नहीं पता होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, अचानक हो गया, है ना। लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल मीन्स होना चाहिए, विदाउट प्रॉपर एंड कॉशन होना चाहिए, सॉरी विथ प्रॉपर एंड कॉशन होना चाहिए, यानी गुड फेथ में जान बूझ के कोई भी काम नहीं किया गया है। तो ये जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यही होते हैं हमारे कीवर्ड्स, जिसको याद करना और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे मार्क करते हुए चलिएगा। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 19 में। ये एक डॉक्ट्रिन से इसको देखा जाता है जो कि होता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो इस सेक्शन का एक मेन मोटिव जो है वो यही है कि किसी मतलब कोई एक्ट करना, कोई बड़े हार्म को बचाते हुए कोई छोटा सा हार्म कर देना, है ना। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो हमारी सेक्शन 19 में उसको डिफेंस मिला है और ये होती हैं विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। तो जैसे हम इसको देख सकते हैं कि इसके जो कीवर्ड्स हैं वो है कि विद द नॉलेज, कोई भी चीज़ किया जा रहा है जिसकी प्रॉपर नॉलेज है आपको कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो अगले पर्सन को छोटा मोटा इंजरी होगा बट उसके बिहाफ पे एक बहुत बड़ी इंजरी बच सकती है। तो ये हमारा पहला कीवर्ड। दूसरा है यहाँ पे विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, क्योंकि भाई मेंसरिया होगा तो वो ऑफेंस है ना, यानी यहाँ पे मेंसरिया नहीं होना चाहिए। टू कॉज हार्म, गुड फेथ में किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए अगर कोई छोटा मोटा हार्म जो कि पर्सन और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो एक डिफेंस के अंदर आ सकता है। और डॉक्ट्रिन हमने बता ही दिया कि वो डॉक्ट्रिन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है डडली और वर्सेस स्टेफन का केस है। तो ये केस आपने पढ़ा ही होगा आई थिंक, कि जिसमें बोट में रहते हैं और बोट जाके वो फंस जाती है, तो उसमें एक 2-3 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, जिसमें से एक छोटा बच्चा रहता है, वो मरने की कगार पे रहता है। तो जो अदर पर्सन रहते हैं उसको मारकर खा जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मरने ही वाला है, हमें अपनी जान बचानी है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं कि हम ना मर जाएं, इसलिए जो मरने वाला है उसको मार के खा जाओ। तो यहाँ पे उसको किसी भी तरह का डिफेंस नहीं दिया गया था, क्योंकि भाई जितनी जान तुम्हारी है उतनी जान उसकी भी है, ठीक है। तो ऐसी नेसेसिटी नहीं यहाँ पे गिनी जाएगी। यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि गुड फेथ में किया जा रहा है। अपनी जान बचाने के लिए अगर आप किसी की जान ले रहे हो तो वो एक गलत चीज़ है, यानी वो एक डिफेंस के अंदर में नहीं आती है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 19। यहाँ पे इमिनेंट डेंजर आता है, ठीक है। बाकी प्री के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए फिर आते हैं हम अपने सेक्शन नंबर। इसका इलस्ट्रेशंस देख लीजिएगा, ए बी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भाई इलस्ट्रेशंस कवर
किए हो या ना किए हो किसी ने, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से सारे इलस्ट्रेशन देखने हैं, ठीक। प्री के लिए तो ज़रूर ही देखने हैं, मेंस के लिए तो आप कहीं से कुछ भी जोड़ के लिख सकते हैं। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 20, जो बात करता है चिल्ड्रन यानी चाइल्ड से रिलेटेड है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि यही बात कर रहा है प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस। तो भाई हमको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, वो जो भी बोलेंगे सच ही बोलते हैं, ठीक है। जब तक कि उनके अंदर एकदम से मेच्योरिटी वाला ना आ जाए कि मैंने कुछ किया तो पकड़ी जाऊंगी, है ना। तो ये जो कंडीशंस होते हैं, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल ही काम करता है कि द यंगर द चाइल्ड इज इन एज द लेसर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करप्ट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जितना ही बच्चा यंग होगा या जितना ही बच्चा छोटा होगा, उतना ही यहाँ पे संभावना है कि करप्शन कम होगा, क्योंकि जितने छोटे बच्चे होते हैं उतना ही वो सच बोलते हैं, है ना। तो ये इसी प्रिंसिपल पे बेस है। तो ये एक डिफेंस में ला दिया गया है। तो सेक्शन 20-21 जो कि हम पहले सेक्शन कहाँ पढ़ते थे 82-83 ऑफ आईपीसी, तो हम सेक्शन डिफेंस जो कि बच्चे अंडर 7 ईयर एज है, यानी जो 7 साल से कम के बच्चे हैं, उनको पूर्णतः यहाँ पे छूट मिली है कि अगर वो कोई भी क्राइम करते हैं तो उनको किसी भी तरह से ऑफेंस के अंदर कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और ये एक लैटिन मैगज़िन है जो कि है डोली इनकेपेक्स। अब सेक्शन 21 जो बात करता है कि ऐसे बच्चे जो कि 7 साल से ऊपर हैं लेकिन 12 साल से कम है। अब भाई ऐसी कंडीशन में अगर उनको मेच्योरिटी उनको मतलब उनको पता चल रहा है कि वो क्या काम कर रहे हैं, है ना। तो मतलब जैसे होता है ना कि एक मान लो हमने केस भी पढ़े हैं काफ़ी कि एक 9 साल की बच्ची है जो कि मर्डर करके भाग कर छुप जाती है अपने रूम में। तो उसका भाग कर छुपना, उसकी ये मेच्योरिटी दर्शा रहा है कि उसको पता है कि मैंने गलत किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि उसको मतलब डिफेंस नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको जो कि अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, जो कि मारा है वहीं बैठा है आराम से, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने मारा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको डिफेंस मिल जाएगा। ये होता है डोली इनकेपेक्स, सॉरी डोली कैपेक्स। फिर सेक्शन 12 बात कर रहा है हमारा अनसाउंड माइंड पर्सन से। ओके, तो ये भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको भी देख ही लीजिएगा। सेक्शन 20 टोटली एब्जॉल्व अ चाइल्ड अंडर सेक्शन 7 ईयर, यानी चाइल्ड जो है 7 साल से कम का है तो वो जो भी करेगा माफ़ होगा। उसके अलावा अगर मान लो चाइल्ड 7 से 12 साल में मतलब बीच में है, 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, तो उसको पार्शियल इम्यूनिटी मिलती है, यानी उसका जो समझने का लेवल होगा वो देखा जाएगा, उसकी जो ऑफेंस की ग्रेविटी होगी वो देखा जाएगा, उसके बाद ही उसको पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जज डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 22 पे, जो बात करता है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो भाई यहाँ पे पागल यानी जो जिनका दिमाग स्थिर नहीं है, जिनका दिमाग पागल है एक तरफ से, उनको समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो किसी भी तरह से कोई भी एक्ट करते हैं, और कब करते हैं, जब वो अनसाउंडनेस में हो, यानी जब वो पागल हो, तो उनको डिफेंस मिल सकता है। और यहाँ पे लीगली मतलब लीगली यहाँ पे देखा जाएगा, लीगल इंसैनिटी देखी जाएगी, ना कि लॉजिकल इंसैनिटी। यानी अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी एक्ट कर रहे हो पागलों वाला, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर आपको किसी डॉक्टर ने ये कह दिया कि हाँ ये पागल है ना, तो वो हो गया लीगल इंसैनिटी। तो ऐसे जो लीगल इंसैनिटी यहाँ पर मतलब उसको मार्क किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी केस है, यहाँ पे एम नॉर्टन का रूल चलता है। मतलब इसमें भी वही था कि अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें सीधे तौर पे, ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि हम इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ कोर्ट के हिसाब से एक पर्सन अनसाउंड माइंड जो कि यहाँ पे डिफेंस पाएगा, उसका दिमाग इस तरह होना चाहिए कि वो किसी का सर फोड़ रहा है तो लाइक खरबूजा फोड़ रहा है ना। वो मतलब आउट ऑफ माइंड हो, उसका दिमाग ही ना चल रहा हो कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, और वो करके वहीं बैठा रहे। अगर वो करके वहाँ से भागा तो इसका मतलब है वो पागल नहीं है। भाई तुमको जब इतनी समझ है कि तुमने क्राइम किया और भाग गए तो काहे का अनसाउंड माइंड, है ना। तो यहाँ पे किसी कोई ऐसा काम करना जो कि एक पागल से भी पागल इंसान कर सकता है, तो ऐसी चीज़ें अगर की जा रही हैं तो उसको अनसाउंड माइंड में लाया जाएगा और उसको डिफेंस मिलेगा। फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 23 में। 22
ठीक है, ये वही बातें जो मैंने आपको कही कि वन हु इज इंसान हैज़ नो माइंड एंड हैंस कांट हैव द नेसेसरी मेंसेरिया टू कमिट द क्राइम, यानी मेंसेरिया तो होगा नहीं, इंसान पागल है तो ठीक, उसको बस संकी है वो कर रहा है जो कर रहा है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 23 जो बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। तो यहाँ पे एक वर्ड जो मार्क करने लायक है वो अगेंस्ट हिज विल। यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है जो कि इंटॉक्सिकेशन है, मतलब जो कि ड्रंकन है या जिसको शराब या कुछ नशीली पदार्थ पिलाए गए हैं जो कि अपने माइंड में नहीं है ना, नशे में है, और उसको ये जो इंटॉक्सिकेटेड किया गया है, कैसे किया गया है, अगेंस्ट हिज विल, यानी उसको धोखे से किसी ने कुछ खिला पिला दिया या उसको ज़बरदस्ती कुछ खिला पिला दिया। ऐसी कंडीशन में अगर वो कोई भी एक्ट करता है तो उसके लिए उनको डिफेंस मिल सकता है। तो यहाँ का जो मेन वो है इसेंशियल है वो यही है कि इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए। सेक्शन 4 भी इंटॉक्सिकेशन के बारे में ही बात करता है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉलेंट्री, यानी किसी पर्सन ने खुद ही अपनी नॉलेज में अपनी खुशी से भाई पी लिया, ठीक है, दारू शराब पी लिया, तो अब वो अपनी जान में पी रहा है ना, अपनी जान में पीने के बाद अगर वो कोई कांड कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको डिफेंस नहीं मिलेगा एज पर सेक्शन 24। तो सेक्शन 85, 86 हमारे आईपीसी में दिया हुआ था, है ना। तो सेक्शन याद करते चलता है, सॉरी सेक्शन याद करते चलना है, ये हमें नहीं भूलना है। तो ये हो गया हमारा इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड डिफेंस, कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं, हमने देख लिया। अब सेक्शन 25 आते हैं जो बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। यानी यहाँ पे कोई एक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जिसको किया जा रहा है कि उसके ना तो मारने का कोई इंटेंशन है, ना तो किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट करने का कोई इंटेंशन है, लेकिन ऐसे काम को करने के लिए कंसेंट यहाँ पे दिया जा रहा है ना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेसिंग है ना, कार रेसिंग हम देखने जाते हैं, है ना कार रेसिंग देखने जाते हैं, या जो जैसे मान लो क्रिकेट देखने जा रहे हैं, अब क्रिकेट में बॉल आई तो उसमें पहली बात तो आप कंसेंट आपने दिया है तभी आप गए हैं वहाँ पे क्रिकेट देखने। तो अगर मान लो वहाँ पे क्रिकेट में किसी ने छक्का मारा और वो बॉल आके आपके सर से टकरा गई, ठीक है, लेकिन अब आपके सर से टकराई है तो खून निकलने लगा, इंजरी हो गई, ग्रीवियस हर्ट हो गया, या मान लो ऐसे चलते आपकी डेथ भी हो गई, तो ऐसी कंडीशन में ये कोई भी ऑफेंस नहीं है क्योंकि ये आपने कंसेंट दिया है। तो यहाँ पे इसेंशियल्स क्या है कि यहाँ पे अबव 18 एज यानी 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल से ऊपर की एज होगी तभी आपको गेम में जाने का कंसेंट दिया जाता है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे मेंसेरिया नहीं होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे कंसेंट होना चाहिए, आपकी खुद की कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ मुझे ही जाना है कार रेस देखने। अब भाई कार रेसिंग में आप सबसे आगे बैठे हो, 2 कार आई, वहाँ पे क्रैश हो गया, तो उस क्रैश जो भी धमाका हुआ वो उससे आप इंजर हो गए, है ना। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप जाके केस कर दोगे, क्योंकि भाई आपने अपनी कंसेंट से वो आगे वाली सीट ली थी ना, किसी ने जबरदस्ती तो आपको नहीं बैठाया था। तो ऐसी कंडीशन में उसको सेक्शन 25 का डिफेंस मिलेगा। यानी किसको मिलेगा ये डिफेंस मिलता है। हाँ, एक चीज़ तो आपको बताया नहीं कि ये जो जनरल एक्सेप्शन होता है ये किसके इंटरेस्ट पे होता है, ये होता है हमेशा अक्यूज्ड के इंटरेस्ट पे, यानी जो डिफेंस लिया जाता है वो हमेशा अक्यूज्ड के द्वारा लिया जाता है ना। तो यहाँ पर भी जो डिफेंस होगा, वो जो अथॉरिटी होगी, जो वो मतलब स्टेडियम चला रही होगी, या जो वहाँ के पर्सन्स होंगे, है ना, वो लेंगे डिफेंस कि भाई मैंने कुछ नहीं किया था, इन्हीं पर्सन ने अपना कंसर्ट दिया था। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 25। और ये होता है एक लैटिन मैगजीन वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया इस पे काम करता है। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया मतलब अपने वॉलेंटरी अगर आपने कंसेंट दिया है, अगर आपको कुछ इंजरी हो रही है तो उसके लिए कोई दूसरा लायबल नहीं होगा। ओके, तो इसका इलस्ट्रेशंस भी देख लीजिएगा, वही है प्लेइंग वाला जो मैंने अभी आपको बताया, सेम एट इज। फिर सेक्शन 26 बात करता है, ये सेक्शन 88 में था हमारा उसमें आईपीसी में। सेक्शन 26 बात कर रहा है एक्ट नॉट इंटेंडेड
टू कॉज डेथ, ठीक है, यानी कोई एक्ट किया जा रहा है जो कि किसी को मारने के लिए बिल्कुल भी उसका इंटेंशन नहीं है, यानी किसी भी प्रकार के यहाँ मेंसरिया नहीं है, डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। यहाँ पे कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो कि बहुत ही मतलब जो कि किसी पर्सन को मारने के लिए नहीं है, एज वेल उसको बचाने के लिए है, ठीक है, इवन उसको बचाने के लिए है, और ये काम किया जा रहा है उसके कंसेंट से गुड फेथ में फॉर द पर्सनस बेनिफिट, यानी उसके बेनिफिट के लिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है, अगर वो पर्सन उस पर्सन की डेथ हो जाती है या ग्रीवियस हार्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगला इंसान यहाँ पे डिफेंस ले सकता है। कहाँ पे? सेक्शन 26 पे। अब यहाँ का हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे चलो कीवर्ड हो गया हमारा कंसेंट है, गुड फेथ में किया जाना चाहिए, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन यानी जो एग्जाम्पल वाली बात आती है वो हम लेते हैं डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। अब भाई डॉक्टर्स हैं, मान लो किसी को पेट में कुछ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टोन है, ठीक है। अब भाई बिना ऑपरेशन के तो वो स्टोन नहीं निकाला जाएगा ना, और स्टोन निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेशन करने के लिए आपके पेट को चीरा जाएगा, है ना, ग्रीवियस हार्ट एक तरफ से हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ये हो क्यों रहा है? आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, ताकि आपको बड़े हार्म से बचाया जा सके, है ना। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ हो गया, यानी आपको ग्रीवियस हार्ट हो गया, या मान लो कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया जिससे डेथ हो गई पर्सन की, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे डॉक्टर्स को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, बट नॉट मैलिस और नेग्लिजेंटली। अगर यहाँ पे डॉक्टर की ही कुछ गलती है, ठीक है, अब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करते करते अंदर कैंची छोड़ दी, तो भाई कैंची है तो जाहिर सी बात है इंसान को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये एक टाइप का नेग्लिजेंट है ना। तो नेग्लिजेंसी के लिए यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का डिफेंस नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 26 सर्जन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर्स को किस सेक्शन के अंदर डिफेंस मिला है, कि अगर वो कुछ भी करते हैं, जैसे हम जाते ही अगर मान लो ऑपरेशन किसी का करवाना है या कराना है, तो हमको सबसे पहले साइन करवाते हैं ना, उसमें एफिडेविट पे साइन करवाता है, सॉरी एफिडेविट नहीं होता है, एग्रीमेंट होता है, आई थिंक एग्रीमेंट होता है कि अगर कुछ हो गया पर्सन अगले इंसान को, तो उसके लिए हॉस्पिटल लाइबल्स नहीं है ना, हॉस्पिटल लाइबल नहीं है। इस प्रकार के जो एग्रीमेंट होते हैं वो साइन करवाए जाते हैं। तो अगर हम ये देखें कि डॉक्टर को कहाँ पे इम्यूनिटी दी गई है, यानी उनको बचाया गया है, यानी उनको किसी भी तरह से अगर कुछ विदाउट नेग्लिजेंस अगर अपना पूरा गुड फेथ पूरा मतलब पूरी ताकत लगा के अगर वो इंसान को नहीं बचा सकता, तो वो किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं है। तो वो है हमारा सेक्शन 26। तो ये डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 27 जो बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। तो यहाँ पे किसी भी चाइल्ड यानी जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए, और कोई अनसाउंड माइंड, एक तरफ से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिसका दिमाग मैच्योरिटी लेवल का नहीं है, जो अपने लिए खुद अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता है, अगर उनके बिहाफ पे उनके गार्जियंस या फिर अदर पर्सन कोई भी पर्सन कोई एक्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उनके वो मतलब एज अ डिफेंस वहाँ पे काम आ सकता है ना। बस यहाँ पे गुड फेथ में होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, और यहाँ पे चाइल्ड की जो एज दी हुई है वो दी हुई है 12 ईयर्स, यानी 12 ईयर्स मतलब 12 साल से छोटे बच्चे, सेम वही डोली कैपेक्स इन कैपेक्स वाली बात। और अनसाउंड माइंड, तो अनसाउंड माइंड का मतलब वही है कि अच्छा खासा पागल, और बाई कंसेंट ऑफ द गार्जियन, ठीक है, या तो गार्जियन के द्वारा किया जा रहा है या तो गार्जियन के कंसेंट से किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको डिफेंस मिलेगा। एक्सेप्शन, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कौन सी कंडीशन में डिफेंस नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर इंटेंशन उनको मारने की, इंटेंशन उनको ग्रीवियस डिसीज और इन्फॉर्मिटी, यानी उनको ग्रीवियस तुम्हें पता है कि तुम कुछ करोगे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उनको उनकी डेथ हो सकती है ना, तो फिर भी आप कर रहे हो वो चीज़, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी डिफेंस नहीं मिलने वाला है। वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, यहाँ पे जानबूझ के किसी पर्सन यानी किसी क्या चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को
ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको डिफेंस नहीं मिलेगा। और एबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, यानी उनके बिहाफ पे या उन्हीं के द्वारा कोई भी ऑफेंस अबेट किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी कोई भी डिफेंस नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 27, जो हम पढ़ते थे कहाँ पे, सेक्शन 89 में आईपीसी के। ओके, तो अब हम आते हैं सेक्शन वही, कट फॉर द स्टोन बाई सर्जन नोइंग दैट इट लाइकली ऑपरेशन विल कॉज चाइल्ड डेथ बट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ, एवन एक्सेप्शन। सेम वही जो मैंने आपको बताया, वही इलस्ट्रेशंस है, आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 28 में, जो बात कर रहा है फियर और मिसकंसेप्शंस की, यानी कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, यानी किसी को डरा धमका के उसका कंसेंट लिया गया है, या किसी को मिसकंसेप्ट करके, यानी उसको कहते हैं ना कि 4 जगह उसको दिमाग लगा दो और कंसेंट ले लो, है ना। जैसे मतलब ज़्यादा दूर ना जाए, तो हम ही लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपने पेरेंट के साथ मिसकंसेप्शन से कंसेंट ले लेते हैं। अरे नहीं पापा ऐसा है, अरे नहीं पापा पता है आपको ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और फिर पापा कहते हैं हाँ बेटा ठीक है जाओ करो। तो ये क्या है, हमने उनको 4 जगह फंसाया। मतलब मैं तो नहीं करती हूँ ऐसा, ठीक है, बाकियों को बता रहे हैं। तो इसे कहते हैं मिसकंसेप्शन, यानी किसी को धोखे में रख के किसी से कंसेंट लेना, या किसी को डरा धमका के उसकी कंसेंट लेना। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई पर्सन एक्ट करता है, ठीक है, तो वो मतलब उसका डिफेंस वो ले सकता है। सेक्शन 28 में फिर वही है, फियर याद रखिएगा, मिसकंसेप्शन याद रखिएगा। जैसे फॉल्स मैरिज प्रोमिसेस, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसका डिफेंस भी इसी में आता है। ओके, तो यहाँ पे अनसाउंड माइंड पर्सन और बच्चों का दिया हुआ है, क्योंकि हम बच्चों को, जाहिर सी बात है कि बच्चों को टॉफ़ी दो और वो मान जाते हैं, तो ये एक प्रकार का धोखा ही हुआ। और पागल है तो उसको हल्का सा छेड़ो तो वो उखड़ जाता है, तो ये भी एक तरफ से धोखा ही हुआ, ठीक है। फियर का मतलब है किसी को डरा धमका के कि नहीं तुम करो करो करो, नहीं तो तुम्हारे इसको मार देंगे या तुमको मार देंगे। तो इस टाइप के जो कंसेंट होते हैं, अगर उसके इन्फ्लुएंस में आके कोई कार्य कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, तो वो उसके लिए डिफेंस ले सकते हैं। फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 29 में। तो सेक्शन 25, 26, 27, यानी यहाँ पे जितने भी कंसेंट से रिलेटेड बात हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने अच्छा हुआ कि उनका कंसेंट ले लिया, ठीक है, सोच समझ के लिया, उनके कंसेंट से ही आप काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये एक ऑफेंस बन जाता है जब ये किसी पर्सन को हार्म करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं कॉजिंग मिसकैरेज। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे चले जाइएगा कि अगर मान लो किसी का मिसकैरेज किया जा रहा है, किसी वुमेन का मिसकैरेज किया जा रहा है, उसके कंसेंट से भी किया जा रहा है, तो ये भी एक टाइप का ऑफेंस हो जाता है। अदरवाइज अनलेस इट इज़ इन गुड फेथ, अगर किसी वुमेन का मिसकैरेज किया जा रहा है और वो गुड फेथ में नहीं है, अगर वुमेन ने भी दिया है कि हाँ मेरा मिसकैरेज कर दीजिए, तो ऐसी कंडीशन में वो वुमेन भी लाइबल होगी और जो पर्सन कर रहा है वो भी लाइबल हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सेक्शन 29। अब आते हैं सेक्शन नंबर 30 पे। तो 30 है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। तो यहाँ पे अभी तक हमने कंसेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, यानी 25, 26, 27 यहाँ पे हर जगह इंसान की कंसेंट थी, खुद की कंसेंट थी, है ना, किसी के कंसेंट से ही वहाँ पे काम किया जा रहा था। अब सेक्शन 30 जो कि हमारा सेक्शन 92 था आईपीसी का, यहाँ पे विदाउट कंसेंट किसी के बेनिफिट के लिए काम किया जा रहा है इन गुड फेथ। तो ऐसी कंडीशन में अगर उस पर्सन के साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो आप वहाँ पे डिफेंस ले सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल एक सीधा एग्जाम्पल हो जाता है, वही एक्सेप्शन यहाँ पे भी है कि इंटेंशन ना हो किसी को डेथ करने का, किसी को ग्रीवियस हर्ट करने का, यानी आप एक तरफ बचा रहे हो दूसरी तरफ उसी को मार रहे हो, और एबेटमेंट। तो ये 4 तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, वो जैसे पहले था वही यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो इलस्ट्रेशंस है सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो एक मेन पर्पस होता है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट, है ना, एक्सीडेंट इसका मेन एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई पर्सन जा रहा है रोड पे और उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उस कंडीशन में नहीं है या इम्पॉसिबल है कि वो अपने लिए कंसेंट दे पाए, अपने आप को जस्टिफाई कर पाए कि भाई हमको ले चलो हॉस्पिटल। भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो बेहोश हो गया, तो अदर पर्सन का क्या होता है कि आप उसको जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए या जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाइए, है ना। अब आप उसको हॉस्पिटल ले जाते
मान लो आपके पास बाइक ही है, आपने उसको बाइक पे बैठाया और हॉस्पिटल ले जाते वो बेहोश हो गया, गिर गया नीचे, डेथ हो गई, लेकिन आपने अपने ओर से तो पूरे अच्छे काम किए ना, गुड फेथ में किए ताकि उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होंगे। यही है हमारा सेक्शन 30, क्योंकि वहां पे पर्सन वो कंसर्न देने के लायक नहीं था। ओके, फिर हम आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट, पैसों के लिए जो बेनिफिट किए जा सकते हैं वो बेनिफिट नहीं है, है ना। यहाँ पे गुड फेथ देखा जाता है, आपके मोरल्स देखे जाते हैं। फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 31 पे, जो बात करता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अब ये वही बात है कि किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, ठीक है, वो बेचारा गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने उसको बहुत ही प्यार से बताया कि आपको कुछ नहीं है, बस आपको हल्का सा हार्ट अटैक आया था और ये आपकी 3rd स्टेज है। अब अगला इंसान सुनते ही इसको फिर से हार्ट अटैक आ गया, डर के मारे हार्ट अटैक आ गया, भाई मेरा 3rd स्टेज है, अच्छा, इतना ही सुनते उसको फिर से हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसा। तो यहाँ पे डॉक्टर ने उसको तो गुड फेथ में ही बताया ना, कम्युनिकेशन उसको बताने के लिए बोला कि आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप 3rd स्टेज पर हैं। लेकिन अब उनकी बात सुनकर ही अगर अगला इंसान मतलब उसकी डेथ हो जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करें। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो यहाँ पे जो है हमारा सेक्शन 31 का डिफेंस लिया जा सकता है। यही है टोटल 31, ठीक है। 32 बात करता है हमारा एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। अब यहाँ पे थ्रेट दिए जा रहे हैं किसको, किसी भी पर्सन को, उसको कंपेल किया जा रहा है कि नहीं तुम करो ये काम, उसके लिए उसको धमकी दी जा रही है, थ्रेट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, मर्डर और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। यानी मर्डर को छोड़कर और ऐसे ऑफेंस को छोड़ के स्टेट के खिलाफ है और जिसका पनिशमेंट डेथ तक दिया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल वॉर अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो ऐसे जो ऑफेंस होते हैं उनको छोड़ के बाकी कोई भी अगर ऑफेंस आपसे कराया जा रहा है बाय द अदर पर्सन, ठीक है, आपको अबेट किया जा रहा है, एक तरफ से आपको कंपेल किया जा रहा है, आपको डराया धमकाया जा रहा है, और अगर आप वो चीज़ कर देते हैं, दूसरों ने आपसे बोला कि अगले पर्सन को मारो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। अब मारने का मतलब यहाँ नहीं है कि आप उसको मर्डर करते, मारने का मतलब है कि आप उसको बस ग्रीवियस हर्ट करें। तो यहाँ पे अगर अगला पर्सन डर के मारे अपने आप को बचाने के लिए अगर किसी अदर पर्सन को ग्रीवियस हर्ट भी कर दे रहा है, तो उसका जो डिफेंस है उसको 32 में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिम एक है, 32 का मैक्सिम आप देख लीजिएगा कि ये है एक्टस नी इनिशियो फैक्टस एस्ट नीसी एक्टस। इसका मतलब है एन एक्ट विच इज डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट। मतलब कोई भी एक्ट जो कि मेरे द्वारा किया गया है और वो मेरे विल के अगेंस्ट है, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो पर्सन कर रहा है जिसने मुझसे ये करने के लिए बोला है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 32। इतना बड़ा इसका मेन पर्पस वही था जो मैंने आपको बताया, बाकी तो आप जान ही सकते हैं कि ऐसे काम कौन ही करवाता है, डकैत करवाते हैं, है ना, जो क्रिमिनल होंगे बड़े बड़े वही करवाते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे थ्रेट होना चाहिए, मस्ट बी डेथ का थ्रेट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तुरंत मारने वाला डेथ होना चाहिए, और थ्रेट मस्ट बी कन्फाइन टू द पर्सन हिमसेल्फ, यानी उसको खुद के लिए वहाँ पे थ्रेट मिल रहा है, ना कि अदर्स के लिए। और प्रेजेंस ऑफ थ्रेटनर्स भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे जिसके द्वारा थ्रेट दिया जा रहा है वो भी यहाँ पे तुरंत प्रेजेंट रहे। चलो फिर ये हो गया हमारा सेक्शन 33 आते हैं। 33 बात करता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। तो ये एक पेटी हार्म के बारे में बताया जा रहा है कि ये हमने सेक्शन 95 आईपीसी में पढ़ रखा है। इसका एक लैटिन मैगजीन भी काम आता है जो कि है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। जो छोटे मोटे हार्म होते हैं, ठीक है, उनके लिए कोर्ट अपना कोड लगा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, जाहिर सी बात। बहुत छोटे छोटे हार्म है उसको डांट फटकार के छोड़ दिया जाता है या उसको डिफेंस लिया जा सकता है। फिलहाल आजकल तो ऐसे चीज़ों के लिए हमारा कम्युनिटी सर्विस जो पनिशमेंट आया है वो आया है। फिर ये होता है हमारा सेक्शन 33, ठीक है। अब आते हैं हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी RPD।
भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको पता ही है, और हमको पता भी होना चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ सोसाइटी पर्सन, एज अ पर्सन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम लॉ किए हैं तभी हमको पता हो। प्राइवेट डिफेंस हमको सबको पता होना चाहिए। पता लग रहा है कोई हमारे खिलाफ हमारे लिए बंदूक लेके खड़ा है और हम सोच रहे हैं कि हमने इसको मारा तो हम जेल चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर सामने वाला बंदूक लेके खड़ा है तो आप उसको डंडे से हमला कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यानी अपने आप को बचाने के लिए या अपनों को बचाने के लिए, नॉट फॉर हिमसेल्फ, यानी हम अगर मतलब खुद से अगर दूसरा किसी पर्सन को या दूसरे के प्रॉपर्टी को भी बचाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि मतलब हार्म से बचाता है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। तो सेक्शन 96 से 106 तक हमने पढ़ते थे आईपीसी में, जो अब आ गया है सेक्शन 34 से 44। तो फटाफट इसको भी कंप्लीट ही करते हैं आज, है ना। सेक्शन 34 बात करता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, यानी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये हमारा है जनरल रूल, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हर सिटीजन्स के पास होता है, इवन नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास भी है ये, यानी एवरी पर्सन हैज़ अ प्राइवेट राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। सबके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है और ये एक जनरल रूल है। तो सेक्शन 34 में यही बताया गया है कि कोई भी ऑफेंस ऐसा नहीं होगा जो कि किया जा रहा है किसके अगेंस्ट में, किसी एक्सरसाइज में, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब 35 हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी। तो जो आरपीडी है हमारा, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वो हम बॉडी और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ही यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि भाई किसी की जान बचानी है और किसी की चीज़ें बचानी है, उसी के लिए तो हम कोई भी कार्य करते हैं, हमको पता ही है। तो सेक्शन 35 में यही बताया गया है। तो यहाँ पे ए में बताया गया है कि डिफेंड एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, ठीक है, एवरी पर्सन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 37। अंडर सेक्शन 37 को छोड़कर डिफेंड कर सकता है किसको, हिज ओन बॉडी, खुद की बॉडी को डिफेंड कर सकता है, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, और अदर पर्सन की बॉडी को डिफेंड कर सकता है अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, ठीक है, इमिनेंट डेंजर होना चाहिए, आपको लग रहा है कि अगला पर्सन आपके ऊपर हमला कर देगा, तभी राइट टू प्राइवेट डिफेंस काम करता है। और बी यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अब वो चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, यहाँ पे किससे बचाने का काम किया जा रहा है, चोरी से, रॉबरी से, मिसचीफ से और क्रिमिनल ट्रेसपास से। तो एक हमेशा पूछा जाता है कि यहाँ पे हमारे जैसे पहले पूछा जाता था कि सेक्शन 97 में कौन से मतलब प्रॉपर्टी से क्या चीज़ें नहीं दी गई हैं, मतलब किस चीज़ों से नहीं उसको दिया गया है बचाव। तो वहाँ पे डकैती, अब भाई थेफ्ट देखा जाए तो रॉबरी हमारा डकैती के आसपास वाला ही है ना, लेकिन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरा भी दिमाग पक गया है फिलहाल, ठीक है। तो रॉबरी को हम डकैती से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डकैती एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें हमारे एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है, कि क्या यहाँ पे नहीं मेंशन है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 35। 36 में हमारा बताया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एसेट्रा। तो यहाँ पे अनसाउंड माइंड के बारे में बताया गया है कि कोई पागल इंसान है, अनसाउंड माइंड है, यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन का भी दिया हुआ है, ठीक है, कोई मान लो ड्रंकन इंसान है और अनसाउंड माइंड है, अगर ऐसे पर्सन आपके ऊपर ही उल्टा हमला कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो अपनी मैच्योरिटी में है नहीं, अपने दिमाग में है नहीं, है ना, उनको क्या पता वो क्या कर रहे हैं, तो अब उनको देखते हुए अगर आप रह गए तो आपकी जान पर आ जाएगी ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये प्राइवेट डिफेंस दिया गया है कि उनके अगेंस्ट आप कोई भी एक्ट कर सकते हैं खुद के बचाव के लिए, है ना। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 36। 37 हमारा बात करता है एक्ट अगेंस्ट वेयर देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो अभी हमने देखा ही था कि रिस्ट्रिक्शन हमारे सेक्शन 37 में दिए हुए हैं, ये हमारा पहले था हमारा सेक्शन 99। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे एक्ट जहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ किया जा सकता है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जहाँ पे अगेंस्ट
an act which does not reasonably cause to the apprehension of death or grievous hurt by public servant acting in good faith। तो भाई पब्लिक सर्वेंट यहाँ वहाँ पे कोई एक्ट कर रहा है, वो भी गुड फेथ में कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट जाके कोई भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते हैं। बी में बताया गया है कि कोई डायरेक्शन जो कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिया हुआ है और कैसे इन गुड फेथ दिया हुआ है, अंडर द कॉलर ऑफ ऑफिस दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते हैं। थर्ड में है कि अगर आपके पास मतलब टाइम है कि आप जाके पब्लिक अथॉरिटी से क्या ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। ठीक है भाई, मान लो आपसे 10 कदम की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, ठीक है, और अगला इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है, मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, तो अगर आप जान रहे हैं कि अगर मैंने थोड़ा सा भी मतलब अपना एफर्ट डाला तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और वहाँ पे मेरा बचाव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप वहाँ जाने के बजाय उल्टा उस पर्सन को मार रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास पूरा टाइम है कि आप पुलिस स्टेशन जाके अपना बचाव कर सकती हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप वहीं पे जाइए, जो लॉफुल है आप वही कार्य करिए, मतलब दूसरा कार्य करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर ये हो गया हमारा 37, यही है। ठीक है, 2 में बताया गया है कि द राइट टू ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टेंट ऑफ मोर हार्म देन, यही है। इसमें वही बताया जा रहा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ करिए, लेकिन उतना ही यूज़ करिए जितना काम हो जाए। अगर आपके सिर्फ डंडे उठाने भर से अगला इंसान भाग जा रहा है तो बस उसको भागने दीजिए। ऐसा नहीं है कि डंडा उठा के आप उसको पीटने के लिए आप उसके पीछे भाग लिए, है ना, तो ऐसा नहीं है। अगर वो इंसान भाग जा रहा है तो उसको भागने दो। आप ये नहीं है कि आप डंडा उठा के बस उसके पीछे ही पड़ गए, अभी तक वो आपके पीछे पड़ा था, आप उसके पीछे पड़ गए। तो ये सेक्शन 37 के सबसेक्शन 2 में यही बोला जा रहा है कि उतना ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ करिए जितना कि काम है और जितने से आपका काम बन जाए। ओके, सो सेक्शन 38 में बोला गया है कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो यहाँ पे बताया गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी सेक्शन 100, इसको आईपीसी में हम पढ़ते थे, इम्पॉर्टेंट सेक्शन था। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी की बॉडी को मतलब किसी की बॉडी बचाने के लिए हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, यानी उसको मार तक सकते हैं। ठीक, अगले पर्सन को मारने की भी हमको छूट मिल जाएगी। तो ये हमारा बताया गया है सेक्शन 38, ये हमारा हो जाता है इम्पॉर्टेंट। तो इसमें हमको ये बताए गए हैं कुछ, लाइक ए में बताया गया है कि अगर हमारे खिलाफ कोई डेथ कॉज कर रहा है, एप्रीहेंशन है, हमको डर है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगला इंसान हमको मार देगा, उस कंडीशन में हम अगले इंसान को मार सकते हैं। बी में हमारा ग्रीवियस हर्ट बताया गया है। सी में हमारा रेप बताया गया है कि अगर कोई रेप कमिट कर रहा है, कोई किसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, उसको असॉल्ट कर रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, और उसको ये पता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मेरा रेप कर देगा, है ना, यानी कुछ गलत काम कर देगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर लड़की अगले इंसान को मार देती है या कुछ भी कर देती है तो वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं है। डी में हमारा है ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, सेम वही, रेप हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, असॉल्ट हुआ, जितने भी इस प्रकार के लस्ट होते हैं, ठीक है, वो सारे। ई में हमारा है किडनैपिंग अबडक्टिंग, कोई आपकी किडनैपिंग करने के लिए आपका पीछा कर रहा है तो आप अगले इंसान को जान से मार सकते हैं। एफ है रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, कोई ज़बरदस्ती पकड़ना चाह रहा है ना। जी में है थ्रोइंग एसिड, यानी अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड। यहाँ पे अगर कोई आपको ये हल्का से भी एप्रीहेंशन है कि अगला इंसान आपके ऊपर एसिड डालने वाला है या उसके हाथ में है जो कि एसिड का बॉटल लिया हुआ है, अगर मैंने उसके हाथ को डंडे से नहीं मारा, यानी उसको हाथ को डंडे से नहीं मारा, तो वो एसिड मेरे ऊपर फेंक सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको मार के अपना बचाव कर सकते हैं। फिर ये होता है हमारा सेक्शन 39, यहाँ पे बताया गया है कि अदर देन डेथ, यानी ऐसे कौन से मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस है जहाँ पे अदर देन डेथ होते हैं। तो इतने छोड़ के बाकी जितने भी अदर ऑफेंस किए जा रहे हैं तो आप सिर्फ उतना ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं कि वो अगला इंसान मरे ना, ठीक है, बस अपने बचाव करो और वहाँ से निकलो। ये चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। फिर सेक्शन 40 हमारा बात करता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस की, जो हमारे ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी हमारा मतलब अराइज हुआ था, उसको हम कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं और कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि कमेंस एज सुन एज पॉसिबल,
रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइज, यानी कब कमेंस होगा, कब ये स्टार्ट होगा, जब आपको ये लग जाए, एप्रीहेंशन हो जाए कि अब मेरे ऊपर बात आने वाली है ना, तो तब ये कमेंस हो जाएगा और तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप उस डेंजर से बाहर ना आ जाए, जब तक आप अपने आप को सेफ फील ना करने लगे, तब तक आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हमारा सेक्शन 41 जो बात करता है, यहाँ अभी तक हमने बॉडी से रिलेटेड बात किया, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी किसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप किसी की डेथ कब कर सकते हैं, वो हमारा बात कर रहा है सेक्शन 41। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 103 ऑफ IPC हम उसको पढ़े थे। तो यहाँ पे 4 चीज़ें बताई गई हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी को रॉबरी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लूटपाट करने की कोशिश कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग करने की कोशिश कर रहा है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, लाइक यहाँ पे नाइट की बात की जा रही है। अगर कोई हाउस ब्रेकिंग कर रहा है रात में, है ना, तो जाहिर सी बात है अगर वो रात को आपके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो उसके इंटेंशन तो अच्छे नहीं होंगे, है ना, तो ऐसे कंडीशन में आप उसकी डेथ कर सकते हैं। मतलब बात डेथ तक पहुंच सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको मार ही दो। अगर आपके सिर्फ डांटने भर से वो भाग जा रहा है अगला इंसान, तो बस उसको भागने दो। ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब बातों से ही केस का पलटाव होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगले इंसान हाउस ब्रेकिंग हल्का सा बस टन किया और आप उठे गोली मार दिए, तो ऐसे में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। हमने आगे ही पढ़ चुके हैं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमको उतना ही यूज़ करना है जितने से हमारा काम बन जाए। अब सी है हमारा मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है, मतलब आग के द्वारा या कोई एक्सप्लोजिव, जो मान लो अगल बगल इंडस्ट्री है, वहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है जो कि एक्सप्लोज कर सकता है, जो कि फट सकता है ना, अगले इंसान को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी अपने प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, यानी अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। डी हमारा है थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, सेम वही चीज़, डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर आपको कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है, हाउस ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, कोई मिसचीफ करने की कोशिश कर रहा है, तो और इससे आपको ये एप्रीहेंशन है कि मेरी डेथ भी कॉज हो सकती है या मुझे चोट आ सकती है गहरी, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। फिर सेक्शन 42 बात करता है हमारा वही चीज़ कि अदर देन डेथ। तो अब इन सबको छोड़ के जितने भी चीज़ें होती हैं आप बस उतना यूज़ करेंगे जितने से आपका काम बन जाए, मारना नहीं है ना। 43 बात कर रहे हैं हमारा कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस। सेम जैसे हमने बॉडी के लिए पढ़ा वैसे ही हम यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए भी पढ़ेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछ लेते हैं हमारा। तो ए हमारा बात कर रहा है कि मान लो हमारा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो कब से कमेंस होगा और कब तक चलेगा। तो कमेंस व्हेन द रीजनेबली एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंस, यानी जब हमको डेंजर एप्रीहेंशन होने लगे, डेंजर का एप्रीहेंशन हमको होने लगे, तब से हमारा जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो स्टार्ट हो जाता है और तब तक चलता है जब तक कि आउट ऑफ डेंजर हम ना हो जाए। बी हमारा थेफ्ट से बात कर रहा है कि थेफ्ट अगर कोई चोरी हो रही है तो उसके लिए कब, तो कंटिन्यू होता है जब तक जो ऑफेंडर है उसको पकड़ ना लिया जाए या जो उसने चोरी किया है उसको वापस ना कर दिया जाए, तब तक हमारे थेफ्ट के लिए RPT होता है ना। या तो आप उसको, मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी है, आप उसको बताते आपकी कोई चोरी हुई, आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है आप जाके अगर पुलिस स्टेशन में बता दिया तो बस वहीं से आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस ख़त्म। अब आप अगले पर्सन को कोई भी हार्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब ये कहाँ चला गया है, पुलिस ऑफिसर के हाथ में चला गया है, वो देखेंगे, ठीक है। सी है हमारा, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर अपने सी पे। सी अभी तक हमने थेफ्ट पढ़ा। सी में हम रॉबरी पढ़ते हैं कि रॉबरी के लिए कब, तो रॉबरी के लिए जो कंटिन्यू है वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक जो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है वो ख़त्म ना हो जाए, या इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेन कंटिन्यू। तो जब तक ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी तब तक रॉबरी का जो डर है, यानी उसका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जब आपको ये लगे कि अब हमको किसी भी चीज़ का अप्रीहेंशन नहीं है, डेंजर नहीं है, हर्ट नहीं होने वाला है, तब जाके आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म होगा रॉबरी की कंडीशन में। डी हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ की बात करता है। ये कब तक रहेगा, एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यू इन द कमीशन, यानी जब तक ऑफेंडर जो है वो कमीशन को करते रहता है तब तक आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी ऑन रहता है, ठीक है।
अगर उसने बंद कर दिया तो आपका भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस बंद हो गया। ए में हमारा हाउस ब्रेकिंग है, तो हाउस ब्रेकिंग का कब तक रहता है, बिगिन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू। तो जब तक हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू रहेगा तब तक आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू रहेगा। अब सेक्शन 44 हमारा बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म ऑफ इनोसेंट पर्सन। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि उस कंडीशन में कब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, जबकि किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म करने का रिस्क हो, है ना। अब भाई जैसे फॉर एग्जांपल इसका इलिस्ट्रेशन से समझिए, ठीक है। यहाँ मतलब ये तो वही है कि अगर मान लो कोई डेडली असॉल्ट हो रहा है आपके खिलाफ, लेकिन आपको अपने बचाव के लिए अगर किसी इनोसेंट पर्सन की अगर उसमें जान भी चली गई है तो भी आप उसके लिए लायबल नहीं होंगे, आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ करने का पूरा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन से ही समझिए इसका, ए इज अटैक्ड बाय मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। तो यहाँ पे ए है जो कि किसी मॉब के द्वारा अटैक्ड हो गया है, जैसे अभी हम सुनते ही हैं कि मॉब लिंचिंग हो जाती है ना, ये सब जो है कि किसी भीड़ के द्वारा अटैक किया गया है और उसने अपने बचाव में किसी एक पर्सन को की डेथ कॉज कर दी, है ना। अब भाई ऐसे कंडीशन में जिसको मारा वो तो इनोसेंट था, वो तो बस वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन अब जो जिसके ऊपर तो बीत रही है ना, उसको क्या पता कि मुझे कौन मार रहा है कौन नहीं, उसको तो यही दिखेगा ना सारे मेरे दुश्मन है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो बात करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। तो अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम आईपीसी में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते थे, हमें पता ही है। तो इसमें एक ही कर दिया गया है, यानी मर्ज कर दिया गया है। सेक्शन 45 से सेक्शन 62 तक ये दिया हुआ है। तो अब इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसको जल्दी से जल्द मतलब एटलीस्ट चैप्टर नंबर 4 तो हम पूरा कवर ही कर दें अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। सेक्शन 44 तक हमने कवर कर लिया है। सेक्शन कहाँ से, 10 से, सॉरी सेक्शन 11 से 44 काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन हमने अपने फुल होशो हवास में फुल क्या कहते हैं उसको, एक एक पॉइंट पढ़ा, ठीक है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए हों, और अगर कुछ ना क्लियर हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना हो या मेरे से कुछ गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप उसको भी यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला ही है, क्योंकि भाई गलती हो जाती है। और अगर कोई मतलब सो थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी क्लासेस बनाने के लिए। और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। जैसा कि हम सुन रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का फॉर्म आ चुका है, तो आई होप कि ऑल यू आर गाइज डूइंग वेल, और जल्दी से जल्दी बनिए, ठीक है। और हैप्पी न्यू ईयर। आई नो कि काफ़ी लेट विश था, लेकिन मेरे लिए तो ये इस न्यू ईयर का पहला ही क्लास है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, और इस साल आप सब सक्सेस को पार कर जाएं। थैंक यू।